हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नए ब्लॉग की शुरुआत मैं आप लोगों के साथ करता हूं। आज हम लोग मौजूद है दिलकुशा गार्डन। दिलकुशा गार्डन अगर आपको आना है तो आपको कैंट एरिया में आना होगा। अगर आप हजरतगंज जानते हैं तो हजरतगंज से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे ये दिलकुशा गार्डन पड़ता है और दिलकुशा गार्डन के बिल्कुल पड़ोस में दिलकुशा कोठी। हम आपको दिलकुशा कोठी घुमाने आए हैं, बताने आए हैं दिलकुशा कोठी का इतिहास और यहाँ की जो क्रांति हुई थी इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि 1857 की क्रांति का यहाँ पर क्या असर पड़ा, इस भव्य इमारत पे क्या असर पड़ा। तो मेरे साथ चलिए दिलकुशा कोठी को देखते हैं और इसका नजारा करते हैं। आइए मेरे साथ। आप जैसे ही रोड पे आएंगे आपको एक बोर्ड दिखेगा जहाँ पे लिखा हुआ है दिलकुशा कोठी। ये दिलकुशा कोठी जाने का रास्ता है। ये देखिए यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है, गेट में एक लॉक लगा हुआ है एक जंजीर डाल के, ताकि यहाँ पे ज्यादा भीड़ भड़क्का न हो, इसीलिए यहाँ पर ये लॉक लगाया गया हुआ है। हम लोगों को इसी रास्ते से जाना होगा और ये जैसे ही आप देखेंगे तो आपको जमीन में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर लखौरियों का ये रास्ता बना हुआ है। मैंने जैसे ही गेट से एंटर किया है आपको एक बहुत ही भव्य इमारत मिलेगी, बहुत ही बड़ी इमारत मिलेगी। मैं इस इमारत के बिल्कुल नजदीक आपको आऊं तो आप इस इमारत को देख सकते हैं। ये इमारत सन 1800 में बनी थी और इसको गोर औजले ने बनाया था। गोर औजले जो कि नवाब सादत अली साहब के एक मित्र थे, उनके दोस्त हुआ करते थे। उन्होंने नवाब सादत अली साहब के लिए इस भव्य इमारत का निर्माण कराया था, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। जब 1857 की गदर हुई, 1857 की जंग हुई, 1857 की क्रांति हुई, तब यहाँ पर इस इमारत को तोड़ दिया गया। यहाँ पर बम चले, गोला बारूद चली, गोलियां चली और इतनी चली कि मैं अगर इसे आपको नजदीक से दिखाऊं, इसके ऊपर इतनी गोलियां चली थी, इतने बम यहाँ पर थे, इसकी जो छत है वो ध्वस्त हो गई थी, इसकी छत गिरा दी गई थी। ये निशान है यहाँ पर और इस बात की गवाही देते हैं ये निशान कि यहाँ पर एक क्रांति हुई थी और उस क्रांति ने इस बिल्डिंग को तहस नहस कर दिया था। मैं और करीब से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एकदम खंडहर हो चुका है, एकदम खंडहर नुमा हो गया है। इसके अंदर जो यहाँ पर दरवाजे हैं ये बंद कर दिए गए हैं, यहाँ पर लॉक लगे हुए हैं। यहाँ पर अब किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, ये बिल्कुल लॉक कर दिया गया है। कोई अंदर नहीं जा सकता, जिसे भी देखना है ये बाहर से ही देख सकता है। मैं इसके और आगे आपको ले चलता हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, काफी बड़ी सी एक इमारत है। उस इमारत के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा मैदान है। यह मैदान सादत हसन साहब ने बनाया। नवाब साहब का मैदान बनाने का मकसद ये था कि उनको अपनी सेना को प्रशिक्षण देना था। नवाब साहब को अपनी सेना को ट्रेनिंग देनी थी। उसी ट्रेनिंग को जहन में रखते हुए उन्होंने ये मैदान साफ कराया था। काफी बड़ा सा ये मैदान ट्रेनिंग के लिए तैयार किया था, लेकिन अंग्रेजों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने नवाब साहब से इसका एतराज जताया और नवाब साहब से कहा, ये आपने जो मैदान तैयार कराया है, जो आप प्रशिक्षण सैनिकों को दे रहे, वो बंद कर दीजिए। लेकिन नवाब साहब इस चीज से एग्री नहीं हुए। लेकिन आखिर में अंग्रेजों की ही चली और अंग्रेजों ने ये मैदान बंद करा दिया। यानी कि नवाब साहब जो सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे वो प्रशिक्षण अंग्रेजों ने बंद करा दिया। मैं आपको इसके और आगे ले चल इसी चीज कोई और नहीं बल्कि एक पिलर है। ये पिलर की शक्ल में यहाँ पर बनाया गया है। हालांकि ये अधूरा ही बना हुआ है और क्यों अधूरा बना है ये मैं आगे जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं काफी बड़ी सी ये बिल्डिंग है। ये लखौरियों से बनी हुई है। लखौरी उसको कहते हैं जो ईंटों की तरह होती है और बहुत छोटी होती है, उसे लखौरी कहते हैं। पूरी भव्य इमारत लखौरियों से बनी हुई है। इसकी एक खासियत मैं आपको और बताऊं कि इसकी खासियत ये है कि ये इतनी
बड़ी इमारत है, लेकिन इसमें कहीं भी कोई लिंटर नहीं है। हालांकि आज जो इमारतें बनती हैं 1000-1500 स्क्वायर फीट की इमारतें बनती हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े से लिंटर होते हैं, लेकिन इस इमारत की खासियत यह है कि आज से कई सौ बरस पहले जब ये भव्य इमारत का निर्माण हुआ था तब इसमें कोई लिंटर नहीं दिया गया। आप अंग्रेजों की काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस बिल्डिंग का निर्माण कराया कि इतनी मजबूत होने के बावजूद भी इसमें कोई भी लिंटर नहीं। आप मेरे बिल्कुल पीछे देखिए, काफी ऊंची ऊंची सी इसकी दीवारें हैं, और मैं अगर दीवारें आपको बताऊं तो काफी चौड़ी सी दीवारें हैं। हालांकि ये थोड़ी सी कमजोर हो गई है, इसलिए यहाँ पर इसको लोहे से बांध के रखा गया है ताकि इसकी मजबूती में कोई कमी ना। मैंने आप लोगों को बताया कि जो कोठी है, इस कोठी का निर्माण सादत अली खान साहब ने कराया था, जो कि 1797 से 1814 ईस्वी के शासन काल में थे। उसी काल में उनके एक दोस्त हुआ करते थे गोर असले, मैंने उनका जिक्र पहले भी किया है, वो उनके एक बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। तो अंग्रेज जो उनके दोस्त थे, यानी कि गोर असले जो उनके दोस्त थे, तो नवाब साहब के लिए उन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण किया। आप अगर इस इमारत को, इस भव्य इमारत को चारों तरफ से देखें तो आपको ये लगेगा कि इसमें जो नक्काशी है, इसकी जो बनावट है, इसका जो आर्किटेक्चर है, ये हिंदुस्तान की आर्किटेक्चर से मेल नहीं खाता, बल्कि ये इंग्लैंड और पेरिस के आर्किटेक्चर से मेल खाता है। इसका जो डिजाइन तैयार किया गया है, ये पेरिस के सीतन डेलावल हॉल की तरह इसका जो डिजाइन है वो तैयार किया गया है। और जब ये इमारत तैयार हुई थी तो नवाबों की खास तौर से ये शिकारगाह होती थी। शिकारगाह के तौर पे ये इमारत और इस भव्य इमारत का निर्माण कराया गया था। उसके बाद यहाँ पे गर्मियों में आराम करने के लिए खास तौर से इस जगह का निर्माण कराया गया था। इसके जो कमरे बने हुए हैं ये बेसमेंट में बने हुए, यानी कि जमीन की सतह से काफी नीचे बने हुए हैं, इसलिए गर्मियों में अंग्रेज यहाँ पर आराम करते थे और उनकी खास तौर से ये आरामगाह थी। और एक समय ये आया कि अंग्रेजों ने पूरी तरह से इस इमारत पे कब्जा कर लिया, और इस इमारत पे कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने इस जगह को अपना हेडक्वार्टर बना लिया था, यानी कि पूरे अवध और पूरे शहर में यहीं से वो नजर रखते थे और यहीं से अपना शासन चलाते। इसके पीछे मैं आपको दिखाता हूं कि इसके पीछे की जो इमारत है वो किस तरह की है। मेरे साथ आप चलते रहिए। आप अगर देख सकते हैं मैं सीढ़ियों से काफी ऊपर आया हूं। मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बिल्कुल आप अगर नीचे देख सकते हैं तो आपको एक तहखाना दिख रहा होगा। ये काफी जमीन से नीचे बनाया गया हुआ है। ये हॉल उस जमाने में था। ये हॉल इसलिए बनाया गया था ताकि जब गर्मियां हो और धूप बड़ी शिद्दत की हो तब अंग्रेज और उनके हुक्मरान यहाँ पर आए और आराम कर सकते हैं। छोटी छोटी यहाँ पर खिड़कियां दी गई हुई हैं, ये ठंडी हवा आने के लिए हैं, और ऊपर भी इन्होंने काफी बड़ी खिड़कियां दी हुई हैं ताकि ये इस तरह से ये डिजाइन किया गया था उस समय में कि जो लोग भी यहाँ पे रुके उन्हें गर्मी का एहसास। एक अंग्रेज मारा गया था, उसी अंग्रेज की कब्र यहाँ पे बनी हुई है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर अंग्रेज कौन था, अंग्रेज के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। आपको दरवाजा दिखेगा, आप इस दरवाजे से झांकेंगे तो बहुत दूर तक आपको दिखाई देगा। अंदर कोई दरवाजा नहीं है। जो सबसे फ्रंट पे दरवाजा लगा हुआ है, इस फ्रंट के दरवाजे पे लॉक लगा हुआ है, कटीले तारों से ये बना हुआ है। अंदर जाने के लिए इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। आप मेरे पीछे देखिए, आपको काफी ऊंचा और काफी बड़ा ये दिखेगा। काफी बड़ी सी ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में काफी खिड़कियां भी हैं, काफी मोटी इमारतें भी हैं। इस भव्य इमारत का निर्माण इस तरह से किया गया, अगर सर्दियां बहुत ज्यादा हों तो सर्दियों से बचाव के लिए भी यहाँ पर चीजें मुहैया, और अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों से कैसे बचा जाए उस तरीके को जहन में रखते हुए इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया था। मेरे राइट साइड पे कुछ और बिल्डिंग्स हैं, मैं उसका भी दीदार कराना चाहता हूँ। कोठी के बिल्कुल लास्ट में मैं आ चुका हूँ। इमारत दिखेगी, ये एक दास्तान कह रही है, एक ऐसी दास्तान जो अंग्रेजों से जंग की दास्तान थी, एक ऐसी दास्तान जिसने न जाने कितने हिंदुस्तानियों को अपने सीने में समा रखा है। एक ऐसी दास्तान ये कह रही है ये इमारत, जिसने अंग्रेजों से लोहा लेने का काम किया, अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम किया। ये एक ऐसे ही दास्तान। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि 1880 आते आते ये इमारत
ये भव्य इमारत, ये आलीशान इमारत बर्बाद हो गई, खंडर में तब्दील कर दिया गया। महज आज से 10 साल पहले सरकार ने कदम उठाया कि पुरातत्व विभाग की जितनी भी चीजें हैं उन्हें अपने अंडर में दोबारा से लिया और उसके बाद उसका दोबारा रिनोवेशन का काम किया। उसके बाद ये चीजें थोड़ी बहुत हम लोगों के लिए देखने के लिए बची हुई हैं, लेकिन अगर सरकार ने पहले ही ये काम कर लिया होता तो शायद यहाँ पर जो चीजें गिर गई हैं वो चीजें गिरती ना, ये चीजें इतनी बर्बाद ना होती। लेकिन वक्त थोड़ा सा बदला है और वक्त इतना बदला है कि ये चीजें फिर से सजोई जा रही हैं, फिर से समेटी जा रही हैं। लेकिन ये इमारतें जर्जर होने के करीब हैं, लेकिन यहाँ को जो आबाद कर रहे हैं वो नई उम्र के लोग आबाद कर रहे हैं, यानी कि मोहब्बत करने वाले इसको आबाद कर रहे हैं। लोग यहाँ पर एक दूसरे से मुलाकातें करने अब आने लगे हैं, लोग यहाँ पर मिलने आने लगे हैं। लेकिन मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ की जो धरोहर है उसको बरकरार रखें, यहाँ की चीजों को गंदा ना करें। मैं आपको और चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ उसके बारे में। तो दोस्तों हमारे साथ आज दिलकुशा गार्डन में, दिलकुशा कोठी में हमारे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे मिल गए। तो दोस्त आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुमित। सुमित, कैसे हैं भाई आप? बढ़िया है। आपका नाम क्या है? राजीव मिश्रा। राजीव मिश्रा, मेरे साथ राजीव मिश्रा जी हैं, यहाँ पर दिलकुशा कोठी में हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में कुछ बताइए, जो दिलकुशा कोठी है इसके बारे में। ये सर बहुत ही हिस्टोरिक चीज है। अच्छा। यहाँ की। जी जी। हाँ, यहाँ पर जब मैं पहली बार आया था तो हाँ। मैंने अगर पूछा यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि अगर आपको सबसे अच्छी जगह यहाँ जानी है तो दिलकुशा कोठी है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने दिलकुशा कोठी के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया है। दिलकुशा कोठी कब बनी और किस तरीके से यहाँ पर अंग्रेजों से जंग हुई, किस तरह से 1857 की गदर हुई, क्रांति हुई, उसके बारे में मैंने आपको सब बता दिया है। और दिलकुशा कोठी का एक एक जर्रा मैंने आपको घुमाया है और उसको एक्सप्लोर किया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस ब्लॉग का एंड करना चाहिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और आप मुझे बताइए कि आप किस शहर से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। आप अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आप मुझे बताइए कि लखनऊ और लखनऊ के बाहर किन चीजों को मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, आप मुझे जरूर बताइए। सबसे ज्यादा जिस शहर के बारे में मुझे बताया जाएगा मैं जरूर वहां पर हाजिर हूँगा और उस जगह को मैं एक्सप्लोर करूंगा। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दीजिए इजाजत, फिर किसी अच्छे से नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।